वेलकम टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। गाइस, हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। और इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था यूनिवर्स के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में। तो गाइस, इसके पहले वाला वीडियो में जो पढ़े थे वो आज हम फर्स्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि कल क्या पढ़े थे। तो गाइज, मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में क्या बताया था कि जियोग्राफी हमारा दो वर्ड से मिल के बना है। क्या? जियोग्राफी हमारा दो वर्ड से मिल के बना है। पहला तो जियो है और दूसरा ग्राफी है। और फिर मैंने बताया था कि जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ क्या होता है, वर्णन। ठीक है। उसके बाद बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी बताया था कि क्या थी, वो थी बिग बैंग थियरी। क्या थी? बिग बैंग थियरी। गाइस, बिग बैंग थियरी में क्या हुआ था कि एक हमारे एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, जॉर्ज लेमेंतेयर। ठीक है। उन्होंने 13.8 अरब उन्होंने बताया कि 13.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था। ठीक है। फिर अचानक इस बिंदु में क्या हो गया, महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट होने के बाद हम वो बिंदु क्या था, गैलेक्सी के रूप में गैलेक्सी के रूप में विस्तारित हो गया। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि गैलेक्सियाँ क्या होती हैं। तो गैलेक्सियाँ तारों का समूह होती हैं। ठीक है। फिर तारे क्या होते हैं, ऐसे ऐसे करके मैंने कल यूनिवर्स के बारे में पूरा बताया था। ठीक है। और जिन्होंने वो पहला कल का वीडियो नहीं देखा, वो पहले इसके पहले का वीडियो देख लें, फिर ये वीडियो उनकी समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। ठीक है। तो गाइस, इसे रिलेट करके पढ़िएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? सौरमंडल। गाइस, सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सौरमंडल उसे कहते हैं जैसे कि सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ जिस कक्षा में बंधा हुआ है, उसी को क्या कहते हैं, सौरमंडल। गाइस, आगे अभी बताएंगे कि क्या हुआ था। ठीक है। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? अभी बताया ना कि सूर्य अपने 8 ग्रहों या फिर कि अपने सौरमंडल के सदस्यों के साथ जिस कक्षा में बंधा हुआ है, वही क्या है, हमारा सौरमंडल है। ठीक है। तो सौरमंडल के सदस्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो सौरमंडल का सदस्य क्या है, सन। ये लिखा हुआ है। ठीक है। सन। गाइस, ये मुखिया है हमारा। ठीक है। सौरमंडल का क्या है, हमारा मुखिया। ठीक है। उसके बाद ये जितने दिख रहे हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे ग्रह हैं। ठीक है। इनके अलावा भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि उपग्रह। ठीक है। उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। ठीक है। ये सब क्या है, हमारे सौरमंडल के ही क्या हैं, सदस्य। ठीक है। गाइज, आज हम सिर्फ सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग लगने लगता है, इसलिए आज सिर्फ हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में देखते हैं। ठीक है। सूर्य, ये रहा स्ट्रक्चर सूर्य का। ठीक है। सूर्य कैसा है? तो गाइस, सबसे पहली बात, यह क्या है, हमारे सौरमंडल का क्या है, मुखिया। सौरमंडल का मुखिया है। ठीक है। मुखिया है। ठीक है। ये सौरमंडल के हमारे मुखिया हैं। ठीक है। आगे देखते हैं सूर्य के बारे में क्या कहा गया है। सूर्य क्या है गाइस, मैंने भी कल भी ये बताया था कि हमारी आकाश गंगा का एक तारा है। ठीक है। सूर्य क्या है, हमारी आकाश गंगा का ही एक तारा है। ठीक है। आगे चलते हैं। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। गाइस, जब कल मैंने आकाश गंगा का बताया था गैलेक्सी, तो उसमें बताया था कि केंद्र क्या है, केंद्र का केंद्र क्या है। तो मैंने उसमें बताया था कि केंद्र को ही बल्ज कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है हमारे आकाशगंगा या फिर बल्ज का चक्कर लगा रहा है। तो किस दिशा में चक्कर लगा रहा है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। किसमें? पश्चिम से पूर्व दिशा में। वेस्ट टू ईस्ट दिशा, कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है। ठीक है। कि ग्रहों की अपोजिट डायरेक्शन में। गाइस, ग्रहों में भी जो है शुक्र और अरुण जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बाकी सब जो ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। वो अभी आगे बताएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो यह कि जो सूर्य हमारा चक्कर लगा रहा है वो
8 लाख किलोमीटर मतलब पर घंटे के अकॉर्डिंग चक्कर लगा रहा है। मतलब 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चक्कर लगाता है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या मतलब लिखा गया है कि यह अपने आकाशीय पिंडों के साथ बल्ज का चक्कर लगा रहा है। अभी बताया ना कि केंद्र को ही बल्ज कहा जाता है, ठीक है। तो अभी बताया सौरमंडल, सौरमंडल में कौन, अपने आकाशीय पिंड क्या क्या थे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ठीक है, ये सब थे। तो इन सभी के साथ वो हम बल्ज का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, किसका, बल्ज का चक्कर लगा रहा है। और बल्ज क्या है, गैलेक्सी का केंद्र है, ठीक है। सूर्य क्या है, आकाशगंगा का ही एक तारा है, ठीक है। गाइस अब तारों का निर्माण कैसे होता है देख लेते हैं। गाइस मैंने कहा ना कि कल से रिलेट करके ही पढ़िएगा। कल क्या हुआ था कि मैंने बताया था तारों के बारे में बताया था। आज निर्माण के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी हमारा एक तारा है, और जब तक इस बारे में नहीं जानते तब तक निर्माण के बारे में समझ नहीं आता है। तो हम इसे मतलब कह सकते हैं कि सूर्य का निर्माण किस तरह हुआ, मतलब सूर्य बना कैसे। तो हम सूर्य के बनने से पहले सबसे पहले तो देखते हैं तारों का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि सूर्य हमारा एक तारा है, ठीक है। अगर तारों का निर्माण समझ में आ गया तो सूर्य का जन्म कैसे हुआ वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तारों का निर्माण में सबसे मतलब कि सबसे सर्वमान्य जो परिकल्पना थी वो क्या थी, निहारिका परिकल्पना, ठीक है, निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना की थी, ये परिकल्पना जो थी वो इमैनुअल कांट ने दी थी, ठीक है। तो अभी इमैनुअल कांट के बारे में देख लेते हैं। तो इमैनुअल कांट कौन थे, तो इमैनुअल कांट जो थे वो जर्मन के दार्शनिक थे। कौन, जर्मन के दार्शनिक थे। गैस इनकी ये मतलब इनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे कि ये लोग इन्हें देख के टाइम का निर्धारण करते थे। मतलब कि टाइम, ये कोई भी काम बिना टाइम के नहीं करते थे। मतलब कि खाना खाना होता तो इनका हर एक टाइम जो था वो फिक्स था, कि कब सोना है, कब खाना है, कब अदर काम करना है, या फिर जो भी था वो फिक्स था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो था कि लोग इन्हें देख के टाइम डिसाइड करते थे, ठीक है, इन्हें देख के टाइम डिसाइड करते थे, ठीक है। ये जर्मन के दार्शनिक थे, इन्हें देख के टाइम डिसाइड करते थे। तो इन्होंने ये निहारिका परिकल्पना दी थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या कि इस परिकल्पना के अनुसार क्या हुआ कि 4.6 अरब वर्ष पहले एक बड़ी निहारिका नेबुला, गाइस अभी निहारिका आगे बताएंगे निहारिका क्या है, ठीक है। तो निहारिका नेबुला, ठीक है, 4.6 अरब वर्ष पहले एक बड़ी निहारिका नेबुला के धूल, ठीक है, के धूल एवं गैसों के मिलने से हुआ, ठीक है, धूल एवं गैसों के मिलने से, ठीक है। ये धूल और गैस क्या थे वो बताता हूँ। ये धूल और गैस ये थे कि हाइड्रोजन, ठीक है, क्या, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, क्या, हाइड्रोजन और हीलियम, यही थे, ठीक है। ये धूल और गैस क्या थे, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ये धूल और गैस क्या थे, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो अब 6 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, 6 अरब वर्ष पहले हुआ कि एक मृत तारे के, बताया था ना कल, सुपरनोवा विस्फोट हुआ, वही हुआ। इस मृत तारे में जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो उससे निकली अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तरंग, ठीक है। मतलब कि बताया था ना कि वो विस्फोट होने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताया था ना कल। तो वही है कि जब मतलब शक्तिशाली ऊर्जा तरंगों ने, मतलब कि जब तरंगे उत्पन्न हुई तो उसकी जो मतलब शक्ति थी या फिर पावर थी, उसने निहारिका को समीप ला दिया। मतलब निहारिका को क्या किया, निहारिका को जो है वो समेट दिया, ठीक है, क्या किया, समेट दिया। अब क्या हुआ, जब निहारिका समेट दिया तो गाइस, निहारिका जब समेट दिया तो गाइस बताया था ना कि गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक था। तो हुआ क्या कि गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सिकुड़ने लगी। क्या सिकुड़ने लगी, ये निहारिका, ठीक है, ये निहारिकाएँ सिकुड़ने लगी, ठीक है, निहारिका सिकुड़ने लगी। हुआ क्या फिर, जब ये सिकुड़ने लगे तो इनके जो मतलब कि गैसीय धूल कणों ने घूर्णन करते हुए, मतलब कि बताया ना कि सूर्य मतलब कि चक्कर लगा रहा है बल्ज का, सभी जितने हैं
बल्ब का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जब घूमने लगा, मतलब कि जब ये सिकुड़ने लगा तो ये घूर्णन कर रहा था। तो हुआ कि ये जो गैसीय धूल और कण थे, गैसीय धूल और कण या फिर मतलब गैस और धूल जो थे वो घूर्णन करते हुए गोले का रूप ले लिए। किसका? गोले का। ठीक है, घूर्णन करते हुए गोले का रूप ले लिए। ठीक है, किसका? गोले का आकार ले लिया। गाइस एक बात समझ लेते हैं कि ये निहारिका है क्या। ठीक है, निहारिका क्या है? निहारिका कह तो रहा, लेकिन निहारिका है क्या? तो सिंपल सी बात जान लेते हैं, निहारिका क्या है। तो ये है धूल और गैस के बादल। क्या है? धूल और गैस के बादल। ठीक है, यही है निहारिका। ठीक है, क्या है? धूल और गैस के बादल हैं। ठीक है, क्या है? धूल और गैस के बादल। ठीक है, याद रखिएगा निहारिका क्या है? धूल और गैस के बादल। ठीक है, तो क्या बताया अभी कि जब निहारिका में मतलब महाविस्फोट हुआ तो उसमें जो अत्यंत ऊर्जा तरंग निकली उसने मतलब कि निहारिका को समेट दिया। ठीक है, मतलब कि समेट दिया, मतलब कि सिकुड़ने समेट दिया। तो जब ये सिकुड़ने लगी तो हुआ क्या कि जब ये सिकुड़ने लगी तो इसमें जो गैसीय धूल और कण थे ये घूर्णन करते हुए, क्योंकि बल्ब का चक्कर लगा रहे हैं, तो ये घूर्णन करते हुए हुआ क्या कि घूर्णन करते हुए ये मतलब कि गोले का रूप धारण कर लिया। ठीक है, गोले के आकार हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं गाइस। मैंने एक स्लाइड रखी है, देखते हैं स्लाइड क्या है। स्लाइड क्या है? तारों का निर्माण से, है ना, द बर्थ ऑफ स्टार। ठीक है, द बर्थ ऑफ स्टार पार्ट 1। ठीक है, हुआ क्या कि ये रहा ही नेबुला हमारा। नेबुला से क्या बना? ग्लोब्यूल, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। अभी ऊपर बताया ना, हुआ क्या? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इकट्ठा हुए। फिर गैस प्रेशर मतलब दाब के कारण ये बना। ठीक है, ये छोटा हुआ। फिर हुआ क्या कि ये कोर में बदल गया। ठीक है, ये कोर में बदल गया, ये अपने गैसों के साथ ये कोर में बदल गया। अब ये कोर से मतलब कि कोर, अब कोर में हुआ तो इसकी मतलब कि जो थी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगी नहीं, ये अपनी ओर और भी आकर्षित करेगा गैस और धूल के कणों को। तो हुआ क्या कि जब ये और आकर्षित करेगा तो इसमें मतलब कि तापमान और दाब दोनों बहुत ज़्यादा उच्च होंगे। जब तापमान बहुत होगा तो इसमें मतलब कि प्रकाश उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि तापमान जब ज़्यादा होगा तो वो गर्मी की वजह से मतलब कि गर्मी की वजह से उसमें प्रकाश उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हुआ। ठीक है, तो अब देखने ये इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ मतलब किसका? सन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये लिखा है, देखो ये सन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा कोर। ठीक है गाइस, मैंने कल बताया था कि जो नीला लाओ मतलब नीले तारे के बारे में बताया था ना, ये वही है। ठीक है, देखिए कोर में ये नीला दिख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा तापमान होता है। ठीक है, कोर में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। ठीक है, और कितना? लगभग 15 मिलियन डिग्री। कितना? 15 मिलियन डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो कोर है इसका तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री। ठीक है, अब उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, क्या है? उसके ऊपर आते हैं, तो उसके ऊपर आते हैं फिर क्या है? उसके ऊपर क्या है? रेडियो एक्टिव जोन। ये रेडियो एक्टिव के जोन क्या है? तो ये है हमारा विकिरण जोन। क्या? विकिरण जोन। ठीक है, रेडियो एक्टिव जोन क्या है? विकिरण जोन है। ठीक है, तो इसका मतलब रेडियो एक्टिव जोन में क्या होता है? तो जब ये कोर से मतलब ऊर्जा निकलती है, जब कोर से ये यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, तो जब कोर से ऊर्जा निकलेगी तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में निकलती है। ठीक है, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में निकलती है। तो यही क्या बन जाता है? मतलब कि ये ऐसे है, तो यही क्या होगा? रेडियो एक्टिव जोन। ठीक है, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में निकलेगा। तो यही क्या होता है? यही विद्युत चुम्बकीय मतलब कि मतलब विकिरण जोन, यही विकिरण क्षेत्र की यही होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब मतलब कि कोर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में निकलती है। तो जहाँ पे मतलब कि जहाँ से ये होती हैं, आगे लिखा है मैंने, मतलब कि सिर्फ अभी समझा रहा कि ये जहाँ से निकलती हैं वही क्या होता है?
विद्युत मतलब क्या होता है, विकिरण जोन। ठीक है, अब क्या लिखा है मैंने, कन्वेक्शन जोन। अब ये कन्वेक्शन जोन क्या होता है, कन्वेक्शन जोन होता है संवहन, क्या, संवहन क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है कि ये विकिरण जोन मतलब विकिरण क्षेत्र से, ये जो विकिरण जोन है इसके बाद स्टार्ट होता है, इसके बाद स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे सतह तक जाता है। कहाँ तक, सूर्य की सतह तक जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये कन्वेक्शन जोन है ना, ये पीला वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक देखिए, यहाँ ये वाला पार्ट है ना, ये फिर से बता रहे हैं, ये देखो कन्वेक्शन जोन ये रहा पीला वाला पार्ट, और ये देखिए इधर ये सतह तक। ठीक है, तो यही क्या है, कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन क्या है कि ये रेडियो एक्टिव जोन के बाद से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, ये मतलब कि क्या, सूर्य की सतह तक जाता है। ठीक है, अब इधर क्या दिखा रहा है, फोटोस्फेयर, क्या, फोटोस्फेयर, ये फोटोस्फेयर का होता है। फोटोस्फेयर वो जो होता है गाइस कि जब ये यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से किरणें निकलती हैं, ये जब यहाँ से मतलब कि ऊर्जा निकलती है ना, तो ये जब यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ ये फोटोस्फेयर तक, तो फोटोस्फेयर तक जब ये पहुँचती हैं तो ये प्रकाश का रूप धारण कर लेते हैं। किसका, प्रकाश का। ये जब फोटोस्फेयर तक पहुँचती हैं तो ये किसका रूप धारण कर लेती हैं, प्रकाश का। ठीक है, किसका रूप धारण कर लेती हैं, प्रकाश का। तो जब ये प्रकाश का रूप धारण कर लेती हैं तो वो फिर हमें मतलब पृथ्वी पर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो वही क्या बन जाता है, हमारा फोटोस्फेयर। ठीक है, ये ठीक है, तो फोटोस्फेयर नॉर्मली क्या कह सकते हैं कि फोटोस्फेयर जब सूर्य हमें दिखाई देता है तो जो दिखने वाला पार्ट होता है नॉर्मली वही फोटोस्फेयर है। ठीक है, क्या, वही फोटोस्फेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये क्रोमोस्फेयर गाइस, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो आगे चलते हैं, क्या लिखा है, विकिरण मंडल। ये अभी बताया ना, विकिरण मंडल, ऊपर क्या, विकिरण मंडल, वही रेडियो एक्टिव जोन, रेडियो एक्टिव जोन। तो ये देखो लिखा क्या है कि क्रोड से निकली हुई ऊर्जा, क्रोड से निकली हुई ऊर्जा विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती हैं। ठीक है, वही बताया ना कि इस मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती हैं, वही क्या होता है, रेडियो एक्टिव जोन। ठीक है, होता क्या है कि जब इस मतलब कि मंडल में पहुंचती हैं तो कोर से जब दूर होते हुए जब ऊर्जा दूर होती है तो उसका तापमान जो होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। ठीक, मतलब कम होता जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, कन्वेक्शन जोन। क्या, कन्वेक्शन जोन, संवहन मंडल। ठीक है, ये क्या है, देखो बताया था अभी कि रेडिएशन मंडल से शुरू होता है, मतलब रेडिएशन मंडल से शुरू होता है और सूर्य सतह तक जाती है। ठीक है, अभी बताया ना संवहन मंडल क्या है, कन्वेक्शन जोन। ठीक है, वही है ये। ठीक है, यहाँ लिख रखा है। अब आगे चलते हैं, क्या है, प्रकाश मंडल। तो गाइस प्रकाश मंडल क्या है कि कोर की ऊर्जा प्रकाश मंडल तक पहुंचते पहुंचते, बताया ना कि अभी प्रकाश मंडल, कोर की जो ऊर्जा होती है क्रोड मतलब कोर की, वहाँ से जब ऊर्जा निकलती है तो वो प्रकाश मंडल तक पहुंचते पहुंचते प्रकाश में बदल जाती है, जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, और जो हमें नॉर्मली दिखाई देता है, ठीक है, जो हमें नॉर्मली दिखाई देता है वही क्या है, हमारा प्रकाश मंडल है। ठीक है, वही क्या है, हमारा प्रकाश मंडल है। ठीक है गाइस, प्रकाश मंडल का ताप कितना होता है, 6000 डिग्री। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा कि प्रकाश मंडल का ताप कितना होता है, 6000 डिग्री। और कोर का तापमान कितना होता है, कोर का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री। कितना, 15 मिलियन डिग्री। गाइस ध्यान रखिएगा कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है कि सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय जो पार्ट हमें दिखता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो गाइस सूर्य ग्रहण का मैं अलग से चैप्टर बताऊँ, मतलब कि अलग से पढ़ाऊँगा सूर्य ग्रहण। लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाए, पृथ्वी के बीच ये मून, ये यम है, ये ई है, ये सन है, इन दोनों के बीच क्या आ जाए, जब मून आ जाए तो वही क्या कहलाता है, हमारा वही कहलाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो इस समय जब जो पार्ट हमें सूर्य का दिखाई देता है, इस समय जो भाग हमें सूर्य का दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है, क्या,
कोरोना। गाइस कोरोना का एक नाम और है, इसे कहते हैं सूर्य किरीट। क्या? सूर्य किरीट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूर्य किरीट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस कोरोना को इस कोरोना को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या? सूर्य का मुकुट। क्योंकि जब मतलब कि जब सूर्य ग्रहण हो लगता है तो उसमें ऐसे सिर्फ ऊपर ऐसे ऐसे मतलब कि सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो उसमें सिर्फ ऐसे दिखता है, रिंग के आकार का, ऐसे। ठीक है, कैसे? ऐसे रिंग के आकार का दिखता है। तो ये जो पार्ट दिखता है यही होता है क्या? कोरोना। ठीक है, इसीलिए कि इसे क्या कहा गया? सूर्य का मुकुट। ठीक है, क्या कहा गया? सूर्य का मुकुट। गाइस अब देखते हैं सौर कलंक। ये सौर कलंक क्या है? ठीक है, तो सौर कलंक क्या है? बेसिकली सौर कलंक क्या है देखते हैं। एक स्लाइड रखी है मैंने, ये रहा सौर कलंक। ठीक है, तो गाइस सौर कलंक क्या है? ये हमें कुछ देखिए ध्यान से, तो ये दिख रहा है हमें ब्लैक, ये काला काला कुछ धब्बा सा दिख रहा है जगह जगह पे। गाइस यही सौर कलंक है। ठीक है, क्या? ये जो काला काला हमें दिख रहा है, ये पार्ट, यही क्या है? सौर कलंक है। गाइस अब ये क्या है? ठीक है, तो इससे देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो गाइस जब हीलियम मतलब कि कल बताया था मैंने कि तारों का निर्माण कैसे होता है, तो मतलब कि तारों के जो ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, क्या? नाभिकीय संलयन। ठीक है, H+H+H=He। ठीक है, मतलब कि जब ये प्रक्रिया हो तो वही क्या होती है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो जब नाभिकीय संलयन होता मतलब कि जब हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा जब उत्पन्न होती है तो वहाँ से कुछ ज्वालाएँ निकलती हैं ऐसे करके। ठीक है, ज्वालाएँ निकलती हैं, तो वो ज्वालाएँ जो होती हैं वो क्या होती हैं? सौर ज्वाला। ठीक है, क्या? सौर ज्वाला। ठीक है, सौर ज्वाला। अभी आगे स्लाइड रखी है मैंने, तो वो क्या होती हैं? सौर ज्वाला। गाइस सौर ज्वाला का मतलब क्या होता है? तो सौर ज्वाला जो है जब यहाँ से निकलती हैं तो इसका मतलब कि इस जगह का मतलब कि जो तापमान होता है वो कम हो जाता है, मतलब ये जगह ठंडा हो जाता है। तो ये जगह जब ठंडा हो जाता है तो मतलब कि ये जगह जब ठंडा हो जाता है तो ये काला पड़ जाता है, और जब ये काला पड़ जाता है तो यही क्या होता है? सौर कलंक। ठीक है, गाइस सौर कलंक का जो है वो मतलब कि बनता और बिगड़ता रहता है, ये हमेशा के लिए नहीं रहता, ये बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। ठीक है, तो ये इसकी जो अवधि होती है वो 22 वर्ष की होती है। कितनी? 22 वर्ष की। ठीक है, कितनी? 22 वर्ष, अर्थात ये 11 वर्ष में बनेगा और 11 वर्ष में बिगड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इनकी अवधि कितनी होती है? 22 वर्ष, अर्थात ये 11 वर्ष में बनेगा और 11 वर्ष में बिगड़ेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सौर चक्र। ठीक है, इस 22 वर्ष मतलब कि ये जो बनता और बिगड़ता है 11-11 वर्षों में, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सौर चक्र। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं ये सौर ज्वाला जो निकलती है इसके बारे में। ठीक है, अगली स्लाइड क्या है हमारी? सौर ज्वाला। ठीक है गाइस, ये सौर ज्वाला जो है वो बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। देखिए स्लाइड में ये भी लिखा है कि ये जो सौर ज्वाला है यही है सौर ज्वाला। ठीक है, इसे मैंने अदर कलर्स कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो ये जो सौर ज्वाला है ये, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये जो सौर ज्वाला है ये, ठीक है, ये सौर ज्वाला क्या है? देखिए ऊपर लिखा है ये साइज ऑफ अर्थ, अर्थात ये पृथ्वी के आकार के समान है। साइज ऑफ अर्थ अप्रॉक्स मतलब लगभग ये पृथ्वी के आकार के समान है। ठीक है, ये किसकी? पृथ्वी के आकार के समान की है ज्वाला, ये जो सौर ज्वाला है। तो गाइस ये होता क्या है कि जब सौर ज्वालाएँ मतलब कि इतनी शक्तिशाली होती हैं क्योंकि जो सौर के वायुमंडल होता है मतलब सूर्य का वायुमंडल होता है उसमें हमेशा सौर पवन चलती रहती है। ठीक है, सूर्य का जो वायुमंडल होता है उसमें हमेशा सौर पवन चलती रहती हैं, तो उस सौर पवन में मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलते, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तीनों शामिल होते हैं, वो जो बहते रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये सौर ज्वालाएँ कभी कभी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं कि ये मतलब कि अपना स्पेस छोड़ के, मतलब अपना जो आंतरिक मतलब कि अपना जो वायुमंडल होता है उसे
पार करके ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं तो ये मतलब कि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होते हैं उसके द्वारा मतलब ये आकर्षित कर ली जाती हैं, मतलब कि अपनी ओर खींच ली जाती हैं। ठीक है, तो जब ये खींच ली जाती है तो गाइस आपको पता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो ये जैसे कि ये अर्थ है और ये हमारा सॉरी ये पृथ्वी है और ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ। ठीक है गाइस, आपको पता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे होता है। ठीक है, तो गाइस जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो पृथ्वी क्या है कि गाइस यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कि वो है गुरुत्वाकर्षण, तो यहाँ पे ये अपनी ओर यहाँ आकर्षित कर लेती हैं। ठीक है, इधर यहाँ। ठीक है, ये अपनी ओर यहाँ आकर्षित कर लेती हैं। तो यहाँ पे जब ये यहाँ आकर्षित कर लेती हैं तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये फुलझड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, प्रकाश की कुछ फुलझड़ियाँ दक्षिणी ध्रुव पे और उत्तरी ध्रुव पे उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो यही क्या होती हैं फिर सौर ज्वालाएँ, ये जो उत्पन्न होती है इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, सौर ज्वालाएँ। ठीक है, सौर ज्वालाएँ यहाँ जब आती हैं तो ये सौर ज्वालाएँ उत्पन्न करती हैं। ठीक है, पृथ्वी पे कभी कभी मतलब कि जब आती हैं तो वो क्या होती हैं, सौर ज्वालाएँ। ठीक है, सौर ज्वालाएँ मतलब कि कभी दक्षिणी ध्रुव पे या फिर उत्तरी ध्रुव पे जब ये सौर ज्वालाएँ प्रवेश करती हैं पृथ्वी के वायुमंडल में तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाती हैं। क्योंकि उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये मतलब कि वहाँ आकर्षित हो जाती हैं और वहाँ पे प्रकाश की फुलझड़ी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्या, प्रकाश की फुलझड़ी। अब आगे क्या है देखते हैं आगे। ये देखो मैंने बताया ना, सौर वायुमंडल में हम निरंतर सौर पवन चलती रहती है। ठीक है, और इस सौर पवन में क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा बहता रहता है। ठीक है, ये इसी वजह से सौर ज्वालाएँ जो हैं मतलब निकलती हैं। ठीक है, उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो देखते हैं पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। कितना, 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है वो पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट। ठीक है, कितना, 8 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है गाइस, एक बात और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो वो दूरी कितनी है, वो है 14 मतलब 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितनी, 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये कितनी दूरी है सूर्य से पृथ्वी की पृथ्वी, हाँ वही है, कोई कुछ भी बोल दीजिए। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है गाइज, एक बात और ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना मतलब कि 109 गुना बड़ा है। कितना, सूर्य जो है ये हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना, 109 गुना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना बड़ा है, 109 गुना। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में कितना मिनट टाइम लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, ये तो था गाइस, ये था हमारा मतलब कि सौरमंडल के मुखिया सूर्य के बारे में। और कल हम सौरमंडल के सदस्य के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्लैनेट, ग्रह, ठीक है, उपग्रह। ठीक है, इन सब के बारे में कल पढ़ेंगे। तो कल का जो लेक्चर है वो गाइस बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो मिस मत करिएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। आपका जो लाइक और कमेंट होता है ना, वो जो होता है वो हम लोगों को एक मोटिवेशन देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हाँ मतलब कि लगता है कि हाँ वीडियो मतलब हमें बनाना चाहिए। ठीक है, इसलिए कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।